अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाज़रीन, दुनिया कितनी तेज़ी से स्मार्ट हो रही है, बहुत तेज़ी से फास्ट होती जा रही है और इस डिजिटल एरा में हम लोग जो डेली अपने काम करते हैं ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने हमारी ज़िंदगी में क्या आसानी पैदा की है, किस तरह से हमारी ज़िंदगी को एफिशिएंट बना दिया है। इसके अलावा विल ऑल्सो टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री कि इस इंडस्ट्री में कौन सी नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आई हैं, कैसे टेक्नोलॉजी के कॉरपोरेशन से ये इंडस्ट्री थ्राइव की है। तो मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं उबैद अरशद। ये एक सीईओ और को फाउंडर हैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के। इनसे बातचीत होगी, लेकिन पहले आप देखिए एक पैकेज। दुनिया भर में ई कॉमर्स को फरोग देने में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंडस्ट्री का अहम किरदार है। टेक्नोलॉजी के आने से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और फास्ट हो गई है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ एंटरप्रेन्योर और छोटी सतह के बिजनेसेस को प्रमोट कर रही है, बल्कि ये खुद एक सनत की शक्ल इख्तियार कर गई है। दुनिया भर में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंडस्ट्री को इनफरादी हैसियत हासिल है, जो बेशुमार लोगों को रोजगार फराहम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत बहुत महदूद है और इसे ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता है। यही वजह है कि इसे माहौल दोस्त भी तस्वुर किया जाता है। जी नाजरीन, आपने देखा कि पूरी दुनिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है वो पूरी मतलब हम सबको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस क्रिएट कर रही है हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को आसान बना रही है। मज़ीद इस पर जानते हैं अपने गेस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच उबैद फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। जी उबैद, स्टार्टिंग ऑफ विद ई कॉमर्स इंडस्ट्री, आजकल इसका क्या स्टेटस है? हम लोग देखते आ रहे हैं कि लोग तो बहुत अरसे से अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से इस इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया है? दुनिया में कहीं भी जब आप अपनी जनरली सराउंडिंग में देखेंगे ना, तो आपको वो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट और उसका इम्पैक्ट इन ई कॉमर्स खुद दिखना शुरू हो जाएगा। शायद आज से 5-6 साल पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी कि आप घर बैठ के मेडिसिन ऑर्डर कर लो, घर बैठ के आप फूड को इंस्टेंट फूड ऑर्डर कर लो, ठीक है। फिर इसी तरह आपकी जो अपैरल की शॉपिंग है, आई रिमेंबर कि देयर वाज अ टाइम कि पीपल यूज्ड टू से कि कपड़े तो ऑनलाइन शॉपिंग हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन दे नीड टू हैव दैट फील, दे नीड टू गो टू द आउटलेट। तो वो ये माइंडसेट था। बट आज आप देखें कि ऑनलाइन पे जब हम देखते हैं कि 100 करोड़ सेल, 200 करोड़ सेल, तो इट मींस कि वो जो ईज है वो ट्रैवल कर गई है। एंड दे हैव बेटर एस्थेटिक्स, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अब रिलाई कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। ऐसा ही है उसमें देखें ओवरऑल टेक्नोलॉजी के अंदर भी और स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर भी इट्स अ कंप्लीट फनल, आपकी वेबसाइट से लेके आपके घर की डिलीवरी तक। सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर डिलीवरिंग प्रोडक्ट, यू आर डिलीवरिंग सर्विसेज एज वेल। सो इसका बहुत कंपटीशन है। सो द थिंग इज, आप खुद देखें जब आप शॉपिंग करते हो, जो बहुत अच्छी वेबसाइट होती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, जिसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अच्छी होती है, तो आपको जब वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। जब वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है तो एसेंशियली आप ट्रिगर होते हो शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे अब कुछ नॉन ब्रांड्स हैं, उनका वो ट्रस्ट आ चुका है कंज्यूमर पे, उनका कस्टमर रिटेंशन इट्स गुड, सो सॉर्ट ऑफ देयर इज अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ओवरऑल ई कॉमर्स आप देख लें, लॉजिस्टिक वाला एरिया ग्रो कर रहा है, आपकी प्लेटफॉर्म्स वाला एरिया ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल वो इकोसिस्टम है जो ग्रो कर रहा है। जब इकोसिस्टम ग्रो करता है तो क्योंकि हम है भी, देखें हमारे यहाँ पे मोर देन 50% यूथ है, तो हमारे इंटरनेट लिटेंसी बेटर है एटलीस्ट इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। फिर उसके बाद जो अडेप्टेबिलिटी पावर है वो हमारी जनरली अच्छी है। और एक और वन ऑफ द सरप्राइजिंग फैक्ट वाज कि कोविड के अंदर एक ऐसी एज ब्रैकेट है जो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ गई ऑटोमेटिकली, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो ऑप्शन। तो जिस वजह से आज ई कॉमर्स एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में ग्रोइंग स्टेज पे। ऐसे लोग जो स्टार्टअप शुरू करते हैं उनके लिए कितना इसने हेल्प आउट किया है उनके जनरेट करने में उनके लिए अपना एक रोजगार? पहले बिजनेस ऐसे होता था कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे, या जो बिजनेसमैन
की जनरेशन है वही बिजनेस कर सकती थी, जी। ठीक है, बाकी सारे जॉब्स कर रहे होते थे, ठीक है। तो ये पैराडाइम अब शिफ्ट हो गया है। जब ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years के एंटरप्रेन्योर्स आना शुरू हुए, ठीक है, इफ दे हैव द आइडिया, उन्होंने उस आइडिया को बूटस्ट्रैप किया है, उन्होंने सेल्फ फंडेड अपने मसल्स पे उसको यूटिलाइज किया है। बहुत सी सक्सेस स्टोरीज है। वो बंदा जिसने बिजनेस को रन करना है, वो बंदा जिसने शो को रन करना है, जिसके अंदर वो डेडिकेशन है, जिसके अंदर वो पैशन है, जिसके अंदर वो कमिटमेंट है, वो नौकरी पे ग्रो नहीं कर सकता। वो किसी का पैसा अपने ऊपर लगवा के वो उसको भी ग्रोथ दे सकता है और वो खुद भी ग्रोथ ले सकता है। Yes. So, ये एक स्पेसिफिक मॉडल है जिस वजह से एंटरप्रेन्योर जो लेयर है वो आई, वो ग्रो भी कर रही है, स्ट्रगल भी कर रही है, ठीक है, और वो पूरी दुनिया में ऐसे है जो चल रही है। अब आप देखें ना कि आप एक देयर आर डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। जैसे आज आप ई कॉमर्स के अंदर आपको लगता है कि एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कोई भी टैप नहीं कर रहा, सो व्हाट डू यू डू कि आप एक दो बंदों की टीम रख के उसको प्रोडक्ट की शेप दे देते हो, एप्लीकेशन की शेप दे देते हो और आप उसको मार्केट में फ्लोट करना शुरू करते हो, ठीक है। तो उसकी वो एक ऑर्गेनिक जर्नी है, या तो बूटस्ट्रैप चलती है या तो फिर वो सीड फंडिंग, सीरीज ए, वीसीज के थ्रू चलती है, ठीक है। इवेंचुअली हो क्या रहा है कि वो माइंडसेट ब्रेक हो रहा है कि जिसकी जेब में बहुत ज्यादा पैसा है वही बिजनेस कर सकता है। नहीं, काबिलियत सामने आ रही है, मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात हो रही है। और आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस किया कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता चलता है इससे, और मनी जो है वो जब तक आपके पास है दैट्स नॉट समथिंग टू बी ब्रैगिंग अबाउट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उसको इन्वेस्ट किस तरह करना है, उसको यूटिलाइज किस तरह करना है, उसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है। एंड वन मोर थिंग कि इंस्टेंटली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इस चीज़ का एज मिलता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और हम लोग फौरी तौर पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिनटेक के बारे में बताइए कि फिनटेक टेक्नोलॉजी से लोगों की जो ट्रांजैक्शन है कितनी ट्रांसपेरेंट हुई है, कितनी आसान हुई है। फिनटेक एक ई कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और हमारे यहाँ पे ना जो करंट स्टैटिस्टिक्स है वो समझना बड़ी ज़रूरी है। जो करंट स्टैटिस्टिक्स है वो इस तरह है कि अभी पाकिस्तान में 96-97% कैश ऑन डिलीवरी है जी। तो अपेरेंटली फिनटेक पे जो है उतनी ग्रोथ नहीं आई, ठीक है, क्योंकि उसके कोई रीज़न है कि पूरे पाकिस्तान में 1% लोग भी ऐसे नहीं है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, Right. और लाइक 10 to 15% होंगे जिनके पास डेबिट कार्ड है। उसके बाद ये ट्रस्ट वाले इशूज़ भी हैं क्योंकि उसमें कंप्लेंसेस के भी इशूज़ हैं। आज भी पाकिस्तान में ये माइंडसेट है कि हम मेरे जो कार्ड का डेटा है वो लीक ना हो जाए या वो उस पर कोई थफ्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी को। फिर लोगों को कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा सेफ इसलिए रखता है क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो उसको कैंसिल करवा सकते हैं, वो ऑर्डर को रिसीव ना करें, ठीक है। सो ये वो चैलेंजेस या ये वो प्रॉब्लम है। हमारा जो ग्रोइंग स्टेज है दैट्स वेरी गुड, बट मुझे थोड़ा सा खदशा लगता है इस चीज़ का कि ऐसा ना हो कि हम एक वक्त आए कि हम बहुत ज़्यादा ग्रो करते करते अपनी टेक्नोलॉजी अभी अपने आप को रेगुलेट ना करवा पाए। गवर्नमेंट और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं अगर वो अपना उस तरह से रोल ना प्ले करें जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, तो उस तरह फिर वो एक रिस्क फैक्टर है कि हम या तो हो सकता है स्टैग्नेंट हो जाएंगे या तो हो सकता है कि हम डिप ना ले जाए। फिनटेक अगर आप देखें जैसे बाय नाउ पे लेटर वाली जो ये चीज़ें आ रही हैं विच इज़ गुड कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पे दे देते हो तो वो ऑनलाइन पे ही अगर सपोज वो कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, तो मर्चेंट्स को सही है कि ऐसे सेट ऑफ ऑडियंस को भी ईज प्रोवाइड करें। फिनटेक भी पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, ऑब्वियसली अब इतनी ज़्यादा ग्रो करना है जब ये ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होके ग्रो करेगा, which is I guess one of the most important factor. And is it in working blockchain जो है टेक्नोलॉजी वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में काम नहीं कर रही? नहीं, अभी नहीं कर रही। आई गेस देखें अभी ब्लॉकचेन इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और इट्स समथिंग जो इट्स एक्सपेंसिव, ठीक है। आपकी जो ये जितनी फिनटेक की एप्लीकेशन है जो करेंसी मैनेज कर रही हैं, ठीक है, और जो अब वेब 3.0 आ रहा है उसमें जो द मेजर माइंडसेट इज एज अ लेमैन उसमें ब्लॉकचेन लाना है। ब्लॉकचेन लाने का पर्पज़ ही ये कि चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया जाए, सेंट्रलाइज करके देयर इज अ सिंगल ऑनर, ठीक है। तो वो ओवरऑल अभी पाकिस्तान में उस तरह आना नहीं शुरू हुआ, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज़ फ्यूचर जिसमें जो कम्युनिटी है दे विल फील मोर सेफर। तो एक बेसिक एग्जांपल है इसकी कि आप YouTube पे 10 वीडियोस या 20 वीडियोस ऐड कर रही हैं, आपको रेवेन्यू आ रहा है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक सर्टेन कंप्लायंस या किसी भी वजह से आपका चैनल जो है वो बंद हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वो ब्लॉकचेन का जो माइंडसेट है, दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी गुड, व्हिच इज समथिंग कि वो ऑनरशिप ट्रांसफर करना अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन, जी। ठीक है, दैट्स समथिंग व्हिच इज द फ्यूचर। और उसमें लोग ज़्यादा सेफ फील करेंगे, ज़्यादा साउंड फील करेंगे। हर बंदे को वो जो जितनी भी वो एंटरप्रेन्योर वाली जो यूथ है इस तरफ आना जी, चाहती है, हाँ जी। उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो एडवांटेज है। जी उबैद, हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में और जो नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं इस इंडस्ट्री में, उसके बारे में बातचीत हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ल्ड। हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के बारे में। उबैद, हमने बात की है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंस आई है। लोग इसको इस्तेमाल करते हुए इंस्टेंटली चीज़ें मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। कमिंग ऑन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री, इसमें जो टेक्नोलॉजिकल बूम आया है, इसकी वजह से ई कॉमर्स को कितना एक एज मिला है? जो लॉजिस्टिक है ना, पहले आज से 10-12 साल पहले सिर्फ 1 से 2 प्लेयर्स थे। जी। वो लेगेसी प्लेयर थे जो कन्वेंशनल वे में डिलीवरी किया करते थे। बिल्कुल। एनवेलप्स की होगी, नॉर्मल पार्सल्स की होगी। और पाकिस्तान की वफाकी वजारत मजहबी उमूर की तालीमात और तैयारियों के मुताबिक इंशाअल्लाह 9 मई से हुज्जाज इकराम जो हैं वो हज के लिए रवाना होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं और अब तक की जो बुकिंग है उसके मुताबिक सऊदी अरब में इंतज़ामात को हज ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी हैं वो पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर के और पाकिस्तान के हज मिशन के साथ मिलकर मुकम्मल कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल सऊदी अरब की वजारत हज ने एक तंबी और अपील जारी की है। हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए वो पूरी कौम तक पहुँचे। सऊदी अरब की वजारत हज और वजारत मजहबी उमूर ने वजारत हज व उम्रा ने ये अपील की है कि बाज़ ग्रुप ऑनलाइन या सोशल मीडिया के ज़रिए हज बुकिंग कर रहे हैं और उनके पास कोई इजाज़तनामा नहीं है। लिहाजा हुज्जाज इकराम जो हज के लिए जाना चाहते हैं वो ऐसे तमाम ग्रुपों से और ऐसे तमाम अशखास से दूर रहें। हज बुकिंग सिर्फ उन लोगों के साथ की जाए जिनको उनके मुल्कों ने, जैसे पाकिस्तान में वजारत हज व उम्रा ने और होप ने जिनको इजाज़त दी है। मुफ्ती साहब इधर आ मुबशर। पाकिस्तान के अंदर वजारत मजहबी उमूर की इजाज़त से तकरीबन 902 से 904 के दरमियान कंपनियां मौजूद हैं जो हज का काम कर रही हैं। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों से और मुसलमानों से जो हज के लिए जाना चाहते हैं, हम भी ये अपील करना चाहते हैं कि वो किसी ऐसे हज ग्रुप या सोशल मीडिया ग्रुप जो रजिस्टर्ड ना हो उसके साथ अपनी हज बुकिंग ना करें। हम सऊदी अरब की वजारत हज के मशकूर हैं कि उन्होंने हज बुकिंग की तारीख को बढ़ाया है और अभी हज बुकिंग जारी है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसमें थोड़ा और वक्त भी मिल जाएगा। हमारे साथी सऊदी अरब में वजारत हज व उम्रा से इस हवाले से बात कर रहे हैं।
हज बुकिंग बंद नहीं हुई, जारी है। और जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे प्राइवेट हुज्जाज के बाज़ ग्रुप सरकार से भी सस्ते हैं। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो है ज़ायरीन के लिए और हुज्जाज के लिए सऊदी अरब के कवानीन पे अमल करना। हम ये देख रहे हैं कि एक तसलसल से बाज़ लोग हरम शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में परचम उठाते हैं, तस्वीरें उठाते हैं, सफ़ा मरवा की सही के अंदर, बैतुल्लाह के सहन के अंदर, और हत्ता कि अब बैतुल्लाह की दीवार के साथ भी तस्वीरों को लगाया गया है। ये कानूनन शरअन किसी सूरत जायज़ नहीं है। ये किसी जमात की बात नहीं है, यह किसी फिरके की बात नहीं है, यह किसी फ़िक़ा की बात नहीं है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। वमन दखलहु काना आमिना, बैतुल्लाह का अमन, उसको ख़राब करना, उसके अंदर किसी भी किस्म की सियासी, मजहबी, फ़िरका वाराना असबियतों को हवा देना, इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। दो रास्ते हैं, एक कि हम खुद बाज आ जाएं। हुकूमत पाकिस्तान से मैं अपील करूंगा, वजारत दाखिला से, कि जिन लोगों ने ये अमल किया उनके खिलाफ वफाकी वजारत दाखिला FIA के ज़रिए एक्शन ले। क्यों? एक, उन्होंने अल्लाह के कानून की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। दूसरा, अगर इन लोगों की बुनियाद के ऊपर सऊदी अरब की हुकूमत एक्शन लेती है और हुज्जाज और ज़ायरीन के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं और पाकिस्तान की बदनामी होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी है हम सब की और हुकूमत पाकिस्तान की कि जो लोग हरमैन शरीफैन में ऐसे अमाल करते हैं जिसकी इजाज़त सऊदी अरब के कवानीन नहीं देते, जिसकी इजाज़त सऊदी अरब की हुकूमत नहीं देती, पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता, शरीयत इजाज़त नहीं देती, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और आखिरी बात यह अर्ज करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पे पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की कोशिश से इस साल इंशाअल्लाह हुज्जाज इकराम जो रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत जाएंगे और जिसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने साबिक़ा दौर में अपील भी की थी, दरख्वास्त भी की थी, इंशाअल्लाह कराची से भी रोड टू मक्का प्रोग्राम के तहत हुज्जाज जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर ने उसमें 24,000 हुज्जाज देने का हुकूमत को बतलाया है कि 24,000 हुज्जाज कराची और इस्लामाबाद में प्राइवेट सेक्टर से तरीक मक्का प्रोग्राम के तहत जाएंगे। उनके सामान का इशू है, वो सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ बात हो रही है, उम्मीद है इंशाअल्लाह वो भी हल हो जाएगा। ये चंद गुजारिशात आपके सामने रखना थी। और आखिरी के राब्ता आलम इस्लामी ने पाकिस्तान से मुझे और मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी मजलिस आला का मिंबर मुंतखब किया है। राब्ता आलम इस्लामी की मजलिस आला के इजलास में मसला फ़लस्तीन के ऊपर
बहुत वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है और हम ये समझते हैं कि फ़लस्तीन के मसले का एक ही हल है, वो एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो और ये जुल्म और सितम का सिलसिला बंद हो। ये चंद गुज़ारिशात चूँकि हंगामी नौइयत की हैं और मैं कल वापस आया हूँ, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जबकि हज ऑपरेशन मुकम्मल हो रहा है, हज की बुकिंग अपने इख्तिताम की तरफ है, तो हमें अपने लोगों को आगाह करना चाहिए कि वो बाहर सूरत और इंशाअल्लाह 5 मई को लाहौर में एक बहुत बड़ी तरबियती नशिस्त होगी और हमारी कोशिश होगी कि जुमेरात को इस्लामाबाद में हुज्जाज इकराम के लिए ज़ाब्ता इखलाक जो है हर साल की तरह इस साल भी जारी किया जाए। कोई आप सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि बाज़ हज उम्रा ग्रुप्स के पास सऊदी वज़ारत हज उम्रा का इजाज़तनामा नहीं है। 9 मई से आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी शुरू हो जाएगी। उनका कहना था कि हज के लिए दरख्वास्त गुजार रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा कि 2 रोज़ कबल सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने आज़मीन हज के लिए तंबी जारी की है। उनका कहना है कि जो हज के लिए जाना चाहते हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वो ऐसी कंपनी से बुकिंग ना करवाएं जो रजिस्टर्ड नहीं है। उनका कहना था कि हज की बुकिंग अभी भी जारी है। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। राइट। जो जिसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन ये है कि एंड टू एंड फनल को बेटर करने पे सारे स्टेक होल्डर्स को पार्ट लेना पड़ेगा। हाँ जी। उनको कोई अपना चार्टर, कोई पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। उस पे दे नीड टू स्टिक टू दैट पार्ट और दे नीड टू सेट सर्टेन गाइडलाइंस कि इस पे हमने काम करेंगे, इस पे हम काम नहीं सो करेंगे। स्ट्रैटेजीज को ज्यादा स्ट्रिक्ट और क्लियर होना हाँ, चाहिए। जैसे इसमें ये कि हमें इंसिडेंट बेसिस पे नहीं बैठना चाहिए। जी। हमें देखना चाहिए दुनिया में ई कॉमर्स कैसे चल रहा है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, जी। उसका सोल्यूशन क्या है। उसमें मेनली 3 से 4 पार्टीज हैं। एक आपकी जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज वाले, बिल्कुल। उनको बैठना चाहिए। दूसरा मर्चेंट को बैठना चाहिए। तीसरा लॉजिस्टिक कंपनीज को बैठना चाहिए। इन तीनों को इस फनल को देखना चाहिए, हर एरिया में इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। जी। कहीं टेक्नोलॉजी से होगा, कहीं प्रोसेसेस से होगा, ठीक है, कहीं पे सिस्टम को बाउंड करने पे होगा। फिर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिस पे कोई भी बात नहीं करता, वो ये है कि कंज्यूमर, मतलब जिस बंदे ने ऑर्डर किया उसको गाइड करना, उसको एडुकेट करना। बिल्कुल, मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। क्या हमें उनको ट्रेनिंग्स देनी चाहिए? इतने मैसेज पे ट्रेनिंग्स इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड वी हैव टेक्नोलॉजी, हम हाँ, लोग क्योंकि सोशल बिल्कुल, मीडिया से दे सकते exactly। हैं। हमें वीडियो कंटेंट, हमें ब्रांडिंग बिल्कुल। या हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना। जैसे एक जमाने में आपको आता है कि कोरोना के लिए ये करें, ये करें, ये बिल्कुल, करें, yes। ऐसे ये चीज़ है। इसी तरह उसकी एक रीज़न है, देखिए एंड कंज्यूमर को ना ये बात नहीं पता कि जो राइडर उसके घर आता है उसका पर पार्सल पे उसका रोजगार बन रहा है, उसकी सैलरी बन रही है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब होता है क्या, लोग इस चीज को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे आपके घर के बाहर पार्सल आया या किसी घर के बाहर पार्सल आया, जी। पहले एक छोटा बच्चा निकलेगा, फिर वो देखेगा, फिर वो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर वो बोलेगा एट दी एंड के वो यहाँ गए हुए हैं, फिर कल अटेम्प्ट करो, फिर परसों अटेम्प्ट करो, और या फिर कैश नहीं है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस राइडर के पैसे तब बनते हैं जब वो इफेक्टिव और टाइमली डिलीवरी करता है। फिर वो राइडर्स ऐसे घरों में जाते ही नहीं है और वो गलत स्टेटस मार करके भेजते सो दैट मीन्स के सिर्फ जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं उन पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती, बल्कि जो कस्टमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि ये जो एक टेक्नोलॉजिकल साइकिल है ये चलता रहे, थ्राइव करता रहे। आपने बात की कि सब लोगों को इकट्ठे बैठ के इसके बारे में सोचना चाहिए। इफ़ वी डोंट हैव डेटा या हमारे पास कोई प्रीवियस पैटर्न्स नहीं है, हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते। और इफ़ वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह से पूरी दुनिया में इसने टेक ओवर कर लिया है हर चीज़ को, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसे आपने बताया कि सोल्यूशन की तरफ इसकी कितनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन हो सकती है?
डाटा सारों के पास है, ये जितने ब्रांड्स हैं, जब ये स्टेक होल्डर्स जितने बैठेंगे, क्या लॉजिस्टिक के पास डाटा नहीं है, क्या टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास डाटा नहीं है, क्या ब्रांड्स के पास अपना डाटा नहीं है। अब जहाँ तक बात है एआई की, ऑब्वियसली इसी बेस मॉडल के ऊपर जब तक आपकी बेस अच्छी नहीं होगी, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट एआई ऑन दैट डेटा, राइट। ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब आपकी बेस अच्छी है और आपके पास उसके अंदर आपने बेसिक वर्किंग पूरी कर ली, वी हैव दैट डेटा, सो इसको कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करना, रेगुलेट करना और उसमें से डिसीजन मेकिंग करना, प्लानिंग करना, ये हो सकता है। सिर्फ इसमें मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है, और कोई इसको इनिशिएट कौन करेगा, सारे मेरा ख्याल है ये बैठ के देख बिल्कुल चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर और असेंबल करने की ज़रूरत है, एंड विल कम अप टू द सॉल्यूशंस। टॉकिंग अबाउट वेस्ट कल्चर जो है, हम किसी भी एस्पेक्ट के बारे में हम लोग बात करें तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स इंडस्ट्री का अगर कंपैरिजन किया जाए, फिर कंपेयर पाकिस्तान विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो व्हाट डू यू सी, हमारा क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू मी, हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हम 46 लार्जेस्ट मार्केट है, ठीक है। अगर मैं अपने आप को दुनिया से कंपेयर करूं तो टैलेंट की कमी नहीं है जी, और उसको पॉलिश करना, उसको राइट वे में डायरेक्शन देना और एक विजन के अकॉर्डिंगली अलाइंड होना। जैसे मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हमारी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी टॉप 3rd या 4th पे आती है, हमारी जो गिटहब की जो कमिट्स हैं वो भी टॉप 5 में आ रही हैं, हम दुनिया के 4th की 5th नंबर की टैलेंटेड नेशन में आते हैं, एंड वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस। यंगेस्ट और ऑब्वियसली टैलेंटेड नेशन, एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो अब इसको राइट वे में चैनलाइज करना, जी, इनको बोलो भाई सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है, हार्डवेयर बनाना इट्स नॉट एन इजी राइट नाउ इन पाकिस्तान, इंडस्ट्रीज उस तरह ग्रो नहीं कर रही और ऑब्वियसली वो डाउन टाइम है, लेकिन सॉफ्टवेयर पे तो नहीं है। बिल्कुल, आप अपनी टेक्नोलॉजी बनाओ, अपने प्रोडक्ट बनाओ, उनको पॉलिश करो, उनको ग्लोबली सेल करो। फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, जो पाकिस्तान की करंट स्टैटिस्टिक्स हैं और जो ये हर दूसरे महीने तीसरे महीने आप IMF का सुनते हैं, ठीक है, हमारे जो है वो बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंच है ना, जब ये फाइनेंशियल क्रंच है और ये सारे जो चैलेंजेस है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि IT की एक्सपोर्ट इज वन ऑफ द की फैक्टर, और उस IT की एक्सपोर्ट के अंदर देयर शुड बी अ डिवीजन कि जिसमें आपकी सर्विसेज का बाहर जाना इज वन ऑफ द की एलिमेंट, जो आपकी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है उसकी टॉप नॉच लेयर को एंटरप्रेन्योर्स में कन्वर्ट होना चाहिए, उनको प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बिल्ड करने चाहिए। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, मतलब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये कहा जाता है बाय 2040 ई कॉमर्स इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स 95% होंगे पूरी दुनिया में। आई डोंट नो हम लोग यहाँ तक पहुँच सकेंगे या नहीं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड किस तरह से और क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप? अच्छा देखिए, मुझे जो फ्यूचर दिखता है ना, मुझे फ्यूचर ऑनलाइन का बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, स्पेशली पाकिस्तान में जी, क्योंकि इट्स समथिंग जो अगर आप देखें ना कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, आप घर बैठ के आज ऑर्डर कर रही हैं, जी, ठीक है, आपका इंटरनेट का पैकेज आज से 5 साल पहले से इंटरनेट सस्ता हो गया, बिल्कुल, आज आप अपनी व्हीकल को निकाल रही हैं और आप आउटलेट पे जा रही हैं, तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से पेट्रोल आपका महंगा है, जी, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि ओवरऑल जो हमने कहा कि यूथ एक फैशन भी बन चुका है ऑनलाइन शॉपिंग करना, जी, एक मजा भी आता है लोगों को, बिल्कुल, ठीक है। जब एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया है, ठीक है, जिसने शूज ले लिए उसके शूज ठीक आ गए ना, तो वो नेक्स्ट टाइम उसके लिए वो मीडियम ओपन हो गया, हाँ जी, तो इवेंचुअली इस तरह ग्रो हो रहा था। इसको जो हार्ड पुश दे दी आपके कोविड ने, ठीक है। सो अभी मुझे पर्सनली लगता है कि डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनते चले जाएंगे, मॉल्स की हद तक जो है वो शॉपिंग जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है, बाकी जो है ऑनलाइन जो है वो ग्रो करेगा और 2040 2050 तक 90 तो नहीं, आई गेस मुझे पर्सनली लगता है कि 70-75 तो हम इजीली अचीवेबल है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच उबैद फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स अबाउट ई कॉमर्स इंडस्ट्री। आई एम श्योर लोगों को इससे बहुत अवेयरनेस मिली होगी कि कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री का वो पार्ट बन सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होते हुए वो इस जो व्हील है इस साइकिल को थ्राइव करवा सकते हैं। जी नाजरीन, हमने देखा कि पूरी दुनिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन इंडस्ट्री जो है वो हम सब की ज़िंदगियों को कितनी आसान बना रही है, हमारे लिए कितनी कन्वीनियंस क्रिएट कर रही है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। स्क्रीन पर आप सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे होंगे, आप कोई भी टॉपिक मुतारिफ करवा सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।